आवाज़ सही आ रही है ना भाई? चलिए स्टार्ट करें फिर आज की क्लास। बिल्कुल सर, बिल्कुल करिए आप। ये देखिए मेरे दोस्तों, आपका जो है डेमो वेमो हो चुका है और आज जो है आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है, जिसमें हम लोग करेंगे आपका पूरा स्टडी मटेरियल और साथ में आपको दूंगा हैंड रिटन नोट्स या फिर समरी नोट्स, जिसे आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। बड़ा ही मज़ा आया मुझे चैप्टर 1 को जब मैंने देखा, तो ऐसा लगा कि यार पुरानी यादें ताज़ा हो गई। बहुत सारी बातें जब निकल कर आई तो लगा हाँ यार, जिस टाइम हम कर रहे थे तो उस टाइम कंपनीज एक्ट 2013 आया ही था। क्योंकि वो आया था तो हमने बहुत सारी चीज़ें तब सुनी थी, अच्छा ऐसा होगा, अच्छा वैसा होगा। और वो सारी चीज़ें जब मैंने देखी चैप्टर 1 में इंक्लूड करी हुई है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर नंबर 1 और ऑलमोस्ट जो है हम आज की और नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। कोशिश करूंगा उसके बाद जो है हैंड रिटन नोट्स या समरी नोट्स बना लूँ, नहीं तो आपको बाद में मिल जाएंगे। बैच कंप्लीट होने तक समरी बुक जो है आपको मिल जाएगी। निश्चिंत रहिएगा, आराम से पढ़ाई करिएगा और स्टडी मटेरियल को मेरे साथ में कवर करिएगा। एक एक लाइन बच्चों की तरह एक एक वर्ड पढ़कर नहीं बताने वाला, हम लोग इस चैप्टर का जनरल डिस्कशन करेंगे। क्योंकि इसमें जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें नहीं है, सिर्फ कुछ ही चीज़ें हैं, जैसे डेफिनेशंस वगैरह, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की डेफिनेशंस है जो आपको आनी चाहिए। तो उसके बारे में आपको डिस्कशन करना है, उसके बारे में आपको चीज़ें याद करनी है, और बाकी चीज़ें आप नहीं पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा। ये जो आपका है पहली स्लाइड जो आ रही है आपके सामने इंट्रोडक्शन में, तो वहाँ पर इसमें बहुत ज़बरदस्त बात लिखी हुई है, बहुत ही गजब की बात लिखी हुई है। और ये लिखा हुआ है दोस्तों कि जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसका सेक्शन 1 तो आ गया 2013 में, पर उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट डाल दिया कि भैया सेक्शन 1 तो हम लॉन्च कर रहे हैं, पर सेक्शन 1 के बाद जो बाकी के सेक्शंस आएंगे वो जब जब नोटिफिकेशन आती रहेगी तब तब से वो सेक्शन एप्लीकेबल होते रहेंगे। तो ये जो है कंपनीज एक्ट ने करा, वरना जनरली क्या होता है, हमारा कोई भी नया एक्ट आता है, कोई भी एक्ट बनता है, तब क्या होता है सर? कुछ नहीं होता। उसमें जो सारे के सारे सेक्शंस होते हैं वो एप्लीकेबल हो जाते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं हुआ। क्या आपको पता है कि एक्ट कैसे बनता है? मुझे बताइए आप। कंपनीज एक्ट कैसे बना, तो एक्ट कैसे बनता है? सीधी सीधी बात है, जब इंट्रोड्यूस होता है पार्लियामेंट में तो उसको बिल बोलते हैं। इंट्रोड्यूस होने से पहले ड्राफ्ट बोलते हैं। उसके बाद जो लोकसभा है, राज्यसभा है, क्या लिख रहा हूं मैं, उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा में पास होता है, प्रेसिडेंट जो साहब है हमारे वो साइन करते हैं, तो एक्ट आता है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास पावर होती है कि वो तरह तरह के जो है नोटिफिकेशन लाकर एक्ट को अमेंड कर सकती है। क्योंकि ये तो है नहीं एक बार एक्ट आ गया, सेक्शंस बन गए, उसके बाद कभी चेंज नहीं होएगा, हो सकता है। ये जो एक्ट है उसको लिखने का तरीका होता है कि हम उसको सेक्शन नंबर में लिखें, तो इसलिए सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉजेज ऐसे हम लिखते हैं। यानी एक पर्टिकुलर पैराग्राफ का एक नंबर दे दिया होता है, जिसको हम सेक्शन, ब्रैकेट में सब सेक्शन, फिर उस सब सेक्शन का क्लॉज क्या है, उसके ब्रैकेट में सब क्लॉज क्या है, ऐसे लिखा जाता है। अगर आपको करना है तो इनकम टैक्स में मैंने डिटेल में सिखाया हुआ है इसे, वो आप क्लास अटेंड कर सकते हैं, यूट्यूब पर फ्री है। मेन जो है आपका सिलेबस स्टार्ट करते हैं हम, और उसमें मुद्दे की बात जो है, वही एक्ट किस किस पर एप्लीकेबल होगा, होल ऑफ द इंडिया पे एप्लीकेबल होगा, और कौन कौन सी कंपनीज पर एप्लीकेबल होगा वो मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। इंट्रोडक्शन में स्टार्टिंग में किया तो था। हाँ, वही सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई है कि इसका नाम है कंपनीज एक्ट 2013, ये होल ऑफ इंडिया पर एप्लीकेबल होता है। सेक्शन 1 को तो तुरंत एप्लीकेबल कर दिया गया, बट जो इसके बाकी के प्रोविजंस होंगे, बाकी के सेक्शंस होंगे, जैसे जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी वैसे वैसे एप्लीकेबल होते रहेंगे। तो अब तो बहुत टाइम हो गया, बहुत सारे सेक्शन को नोटिफाई कर दिया गया है। कहाँ कहाँ पर अप्लाई करेगा? जो कंपनीज इस पर्टिकुलर एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुई है, पुराने कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुई है। मैं रिवाइज करा रहा हूँ आपको, नया नहीं करवा रहा हूँ। हाँ, आप कहेंगे जल्दी चल रहे हो, जो चीज़ हो चुकी है फर्स्ट क्लास में वो बता रहा हूँ आपको दोबारा से, ये मैंने आपको समरी नोट्स में दिया है। जो इस पर्टिकुलर कंपनीज एक्ट में जो है कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, पुराने एक्ट में इनकॉर्पोरेट हो चुकी हैं, उसे हम इंक्लूड करते हैं। उन पर जो है कंपनीज एक्ट 2013 लगता है। साथ ही में इंश्योरेंस, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी पर भी लगता है, अनलेस एंड अनटिल उनका स्पेसिफिक एक्ट जो बना है उससे कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होती, तो इन पर भी लगता है। और जो है कई जो है स्पेशल एक्ट पर कंपनी बनती है या एंटिटीज को नोटिफाई किया हुआ है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, उन सभी पर लगता है ये एक्ट। हर पर्टिकुलर जो एक्ट होता है उसका सेक्शन 2 जनरली ऑलमोस्ट हर जगह मैंने देखा है, इनकम टैक्स एक्ट हो गया, कंपनीज एक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, सेक्शन 2 डेफिनेशन का सेक्शन होता है। समझ रहे हैं आप? सेक्शन 2 डेफिनेशन का सेक्शन होता है, और उस सेक्शन के बाद में जो ब्रैकेट में लिखा होता है उसे हम क्लॉज बोलते हैं, ना कि सब सेक्शन। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है सर। सेक्शन के ब्रैकेट में वैसे सब सेक्शन आता है,
फिर क्लॉज, फिर सब क्लॉज आता है, बट सेक्शन 2 के ब्रैकेट में जो नंबर आता है, जो अल्फाबेट आता है, उसे हम क्लॉज बोलते हैं। क्लॉज बोलते हैं, पढ़ने का तरीका है। यहां लिखा भी होगा 95 क्लॉजेस हैं सेक्शन 2 में। और जो सेक्शन 2 में डेफिनेशन दे रखी होती है वो पूरे एक्ट पर एप्लीकेबल होती है। अगर वो वर्ड आएगा तो पूरे एक्ट में उसका क्या मतलब होएगा वो यहां से हम रेफर करेंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यहाँ पे सारी चीजें आ रही है, बट मैं आपको वही डेफिनेशंस कराऊंगा जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट से ताल्लुकात रखती है। ऑलमोस्ट आपको मैं 80% डेफिनेशंस कवर कराऊंगा आज की क्लास में और नेक्स्ट क्लास में, और 10-20% डेफिनेशन छोड़ दूंगा क्योंकि वो आने वाले चैप्टर से ताल्लुकात रखती है। राइट, ताल्लुकात कह रहा हूं मैं, उर्दू में चलेगा क्या? जो भी है, रिलेशन रखती है आने वाले चैप्टर से, तो उसे हम बाद में करेंगे। अब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यहां पर आया, तो आप मुझे बताइए क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके पेपर में आएगा कि बताइए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का डेफिनेशन किस सेक्शन में लिखा है? द आंसर इज नो। आपको सिर्फ समझना है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जहां पर भी वर्ड आएगा उसका मतलब क्या है। तो उसका मतलब है जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने, यहां पर आप हाईलाइट कर लीजिएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने जो इशू करे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यहां पर लिखे गए हैं। बट कंपनी वालों ने क्या किया, अपनी एक नई अथॉरिटी बना दी। आईसीआई तो एक अलग बॉडी है जिसका काम डेफिनेटली है ही है अकाउंटेंसी प्रोफेशन को रेगुलेट करना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को लेकर आना। पर इन्होंने, कंपनीज एक्ट वालों ने, अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, और कहा कि जो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करेगी वो सारी कंपनीज पर एप्लीकेबल होंगे। जो भी कंपनीज एक्ट के अंदर आती है, जिन पर भी एक्ट लगता है, उन पर एप्लीकेबल होंगे। अब पहले आईसीआई के थे, अब नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी आ गई। पर 99% जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं, वही सेम टू सेम जो है नफरा जिसे बोलते हैं, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, उसने वही सेम टू सेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कंपनियों के लिए अप्लाई किया हुआ है। बात समझ में आ गई? कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ नाम का डिफरेंस है। ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग बनाई है, इसे पावर दे दी है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी को कि अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंपनियों पर जो अप्लाई होते हैं उसे इशू कर सकते हैं। और एक्ट में लिखा है कि जो आईसीआई इशू करेगा इन कंसल्टेशन विद, आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ द रिकमेंडेशन मेड बाय नफरा, वो कंपनियों पर अप्लाई होंगे। यानी आईसीआई के ही स्टैंडर्ड को जो मॉडिफाई किया जाएगा वो कंपनियों पर अप्लाई होंगे। और फिलहाल आईसीआई के स्टैंडर्ड ही ऑलमोस्ट 99% कंपनियों पर अप्लाई होते हैं, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। थोड़ा बहुत तो हो सकता है, तो हम पढ़ेंगे जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकाउंटेंसी में करेंगे तब। ये इस कोर्स में आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं है। सेक्शन नंबर 133 में ये पावर दी गई थी। यहां तक की बात समझ में आ गई। इससे ज्यादा कुछ भी आपको करने की आवश्यकता नहीं है इस पूरे पैराग्राफ में, पूरे पेज में। जहां तक बात है अल्टरेशन की, तो अल्टरेशन का मतलब सबको पता है यार, मॉडिफिकेशन को अल्टरेशन बोलते हैं। कभी आप बोलते हो यार मुझे पैंट अल्टर करानी है, या अपना कोई जो भी है सलवार कमीज हो गई, कुछ भी हो गया यार, अब जो भी जिसकी ड्रेस है, मेल हो या फीमेल हो, अपनी ड्रेस को अल्टर करवाना है, तो उसे चेंज करवाना है, मॉडिफाई कराना है, वही यहां पर मतलब दे रखा है। जहां तक बात जो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की, वो जब चैप्टर में हम करेंगे नेक्स्ट वाले, तब हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का मतलब देखेंगे। सिमिलरली एसोसिएट कंपनी का हम एंड में बात करेंगे, क्योंकि अभी हमने इंट्रोडक्शन कंपनी नहीं देखा, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, तो डायरेक्टली एसोसिएट कंपनी को हम कैसे देख सकते हैं, तो इसे भी हम बाद में डिस्कशन करेंगे। बात करते हैं ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की। सेक्शन नंबर 143 में लिखा गया है पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में लिखा गया है। और आपको सिर्फ यही जानना है कि जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने इशू करे हैं ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स, या स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बोलते हैं, इन कंसल्टेशन विद एंड आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ, यानी नफरा एक ऊपर की बॉडी निकाल दी है कि आईसीआई के वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को लेंगे, मॉडिफाई करना है करेंगे, रिकमेंडेशन देंगे और उसके हिसाब से इशू करेंगे। अब इनके पास नॉलेज है नहीं, मालूम नहीं, हमारे आईसीआई के पास तो सब नॉलेज है भाई। हम तो इन डेप्थ एनालिसिस कर सब कुछ इशू करते हैं। कोई भी चेंज आना होता है तो मेंबर्स के पास ईमेल आती है, अपने सुझाव दो। सो वी आर द पार्ट जिनको जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स में जो बदलाव करने हैं उसमें अपनी रिकमेंडेशन देनी होती है, हमें भी, मेंबर्स को भी। अब नहीं देते वो अलग बात है, और जो उनकी कमेटी होती है वही इशू करती है, वही चेंजेस वगैरह लेकर आती है आईसीआई की कमेटी, और वही जो सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स नफरा के पास जाते हैं, वो नफरा सेम टू सेम जो है चिपका देती है, उसमें कोई बदलाव ज़्यादा नहीं किए जाते।
पुराने वाले कंपनीज एक्ट में तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स का जिक्र नहीं था। आईसीए में था कि ऑडिट करोगे तो आपको स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का फॉलो करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। अब हम जाते हैं क्लाइंट के पास, हम बोलते हैं सर हमें ये डॉक्यूमेंट चाहिए, हमें डॉक्यूमेंटेशन करनी है, सैंपल बनाने। वो कहता है कहाँ लिखा है, कंपनीज एक्ट में तो नहीं लिखा। तो कंपनीज एक्ट 2013 में लिख दिया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स भी फॉलो करने पड़ेंगे आपको। हम अब इसका रेफरेंस देते हैं, भाई देखो यहाँ लिखा गया हमें फॉलो करना जरूरी है, तो हम फॉलो कर रहे हैं। उसके हिसाब से जो है हमें आपसे डॉक्यूमेंट चाहिए, साइन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर चाहिए, रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऑडिटिंग में इन डेप्थ करवाया हुआ है। यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई है, तो इसके आप हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स खुद बना सकते हैं यार। मैं चाहता हूं जब मैं आपको इतना इन डेप्थ पढ़ा रहा हूं तो आप ये 2-2 लाइन अगर लिख लेंगे तो क्या घट जाएगा। अगर किसी कॉलेज में जाएंगे, टॉप कॉलेज में जाएंगे, इवन हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज में जाएंगे, इवन हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड में जाएंगे, इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस में जाएंगे, तो वहां पर ऐसे कुछ गोल कर नहीं पिलाया जाता है। लेक्चरर आता है, लेक्चरर आकर जो है अपना एक्सप्लेनेशन देता है, कुछ लिखना होता है व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड पे तो लिखता है, प्रोजेक्टर पे दिखाना होता है दिखाता है, अपना चले जाता है। स्टूडेंट की ड्यूटी होती है कि वो और रिसर्च करे और बुक्स पढ़े, दोस्तों से बात करे और अपने खुद के अलग नोट्स बनाए अगर उसको जरूरत लगती है। और सीए में बाप रे बाप, मैं जब आया था भाई सीए कोर्स करने के लिए और जब मुझे लीक्ड वीडियोस वगैरह मिले तो मैंने कहा अरे ये क्या, सारा समझा दिया क्रिस्टल क्लियर। जो लीक लेक्चर आईपीसी से मिले, फाइनल में तो मैंने खैर क्लासेस ली नहीं, पर इंटरमीडिएट में मुझे मिले। कॉलेज में जाता था मैं, जो लीक लेक्चर मिले उनको देखा मैंने। हाँ 1-2 क्लास अटेंड करी थी इंटरमीडिएट में, ज़्यादा नहीं करी थी। लॉ की तो बिल्कुल भी नहीं करी थी, उसके तो कोई लीक लेक्चर भी नहीं देखे थे। कॉलेज में रीना चड्ढा मैडम थी, जिनकी दिल्ली यूनिवर्सिटी में बुक आती है, वही हमें पढ़ाने वाली भी वही थी मैडम। तो आप सोच सकते हैं जिनकी बुक आती है, बुक ऑथर खुद पढ़ा रहे थे, तो क्या ज़बरदस्त कंपनी लॉ समझाया होगा उन्होंने, बहुत ज़बरदस्त। लाइव प्रोस्पेक्टस क्लास में आकर दिखाया, सारी चीज़ें करवाई, बहुत कुछ कराया। बट मेन मुद्दे की बात है कि जब वो लीक लेक्चर देखे, मैंने कहा यार सीए में तो क्या है, कॉलेज में जाते हैं तो कुछ मिलता नहीं है, सब कुछ खुद करना पड़ता है। वो बढ़िया कॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि बेकार में तो पढ़ाई नहीं होती। मैं तो बढ़िया कॉलेज की बात कर रहा हूँ जहाँ पढ़ाई पूरी होती है। यहाँ अपने सीए में देखा हिंदी में समझा रहे हैं, आसान शब्दों में समझा रहे हैं, नोट्स लिखवा देते हैं हाथ से, सारे क्वेश्चन करा देते हैं एग्जाम के, उसके बाद भी बच्चे कहते हैं मुश्किल है। मैं दंग रह गया। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे सीए इंटरमीडिएट तो बिल्कुल बच्चों का खेल लगा, बिल्कुल बच्चों का खेल। मतलब बीकॉम के साथ अच्छे से पढ़ाई करी 1 साल 2 साल, और फिर इंटरमीडिएट साथ में किया। तो जहाँ तक बात थी, जो मेरा लेवल था वो 90% वाला, 95% वाला, उस लेवल के अकॉर्डिंग तो मुश्किल लगा मुझे, क्योंकि सीए में मैं उतना नहीं ला पाया भैया, 95% नहीं ला पाया। तो वैसे मुझे मुश्किल लगा कि यार एक 5 नंबर का क्वेश्चन गलत हो गया, 10 नंबर का गलत हो गया, यार 90 का अटेम्प्ट कर पाया, 85 का अटेम्प्ट कर पाया, उस हिसाब से मुश्किल लगा, क्योंकि उससे पहले सब 100% का अटेम्प्ट करते थे, 95 मार्क्स आते थे। बट जब रिजल्ट आया और पॉजिटिव सब में एग्जामिशन आई, ऑडिट को छोड़ के, क्योंकि पढ़ाई 10 दिन था वो में, तो ऑडिट को छोड़ के सब में एग्जामिशन आई, तो लगा क्या यार 66.4% आ गई, 40-50 नंबर थोड़ी मेहनत कर लेता तो रैंक आ जाती। 70% तक 50 नंबर कितने होते हैं आप देख लो। हाँ वही 5-7% ज़्यादा आती तो रैंक आ जाती। मज़े मस्ती में किया, अपना बेस्ट दिया, टेंशन ली नहीं, फर्स्ट डे में क्लियर हो गया। तो इतनी कुछ चीज़ें मिलने के बाद जब बच्चा आके बोलता है कि नहीं हो रही पढ़ाई, तो इसका मतलब गलती कहीं ना कहीं स्टूडेंट में है, स्टूडेंट में है कहीं ना कहीं गलती। क्लासेस लेने के बाद नहीं पढ़ते हैं, गलती है। मुझे पता है, मैंने अब सिस्टम लगा लिया। आपने कितनी देर वॉच ड्यूरेशन देखा है ऐप में, वेबसाइट पर, मेरे को पता लग जाएगा। और जो बच्चा नहीं अटेंड कर रहा होगा ना, फिर आगे तो हम ऐसा करेंगे, पेरेंट्स का नंबर लेंगे, उन्हें मैसेज करेंगे। हाँ कुछ जेन्युइन रीजन हो सकता है जिससे आप क्लास अटेंड ना कर पा रहे हैं, वो अलग मुद्दा है, हो सकता है बहुतों के हेल्थ इश्यूज आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, बट जानबूझ के नहीं चलेगा सर। क्लासेस ली है तो देखो, लेने से चीज़ें नहीं होती है, उसको देखने से, अटेंड करने से, रिवाइज करने से, मेहनत करने से क्लियर होता है। सी आपको बनना है, मुझे नहीं बनना, मैं बन चुका हूं भाई। आपको बनना है तो मेहनत आपको करनी होगी भाई, याद रखना। बात करते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होती है। ये तो आपने बचपन में 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा ऑथराइज्ड कैपिटल। जो ये आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, उसमें एक कैपिटल अमाउंट लिखी होती है कि इस लिमिट तक जो है आप कैपिटल इशू कर सकते हैं, उसे ऑथराइज्ड कैपिटल कंपनी की बोलते हैं। जहां तक बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की है, तो सभी डायरेक्टर्स का जो झुंड होता है उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं। और डायरेक्टर कौन होते हैं वो तो आपको पता ही है, कंपनी को चलाते हैं भाई, डायरेक्टर्स होते हैं।
हाँ जी पता है सर। बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है, इंट्रोडक्टरी क्लास में करवा चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं, बुक्स एंड पेपर्स क्या होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है यार, बुक्स एंड पेपर्स जहाँ लिखा आएगा तो वहाँ समझ लेना कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो बुक्स एंड पेपर के अंदर आते हैं। कोई डीड्स, कोई वाउचर, कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई मिनट्स, कोई रजिस्टर, सब का सब क्या है, बुक्स एंड पेपर है। चाहे इलेक्ट्रॉनिक में हो चाहे फिजिकल में हो, ये लिख लेना। ये पढ़ने की जरूरत नहीं जो नीचे लिखा है, नहीं सर, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल इतना कर लेना, बात खत्म। हाँ डेफिनेटली ये तो लिखोगे ही, बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, डीड्स है, वाउचर है, राइटिंग डॉक्यूमेंट्स है, मिनट्स एंड रजिस्टर है, चाहे पेपर में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ये तो लिखोगे, बस ये लिखना है। जहां जहां पर भी आपके कंपनीज एक्ट में बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखा होगा, या मैं तो कहता हूं लाइफ में कहीं भी आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखें तो एक धारणा बना ले कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर क्या आना चाहिए। भाई बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर आप चीजें रिकॉर्ड करते हैं वो आना चाहिए। और क्या चीजें रिकॉर्ड करते हैं, कितना पैसा कहां से आया, कितना गया, क्या आपकी इनकम हुई, क्या खर्चे हुए, क्या एसेट है, क्या लाइबिलिटी है। और जिनको कॉस्ट ऑडिट करवाना होता है उन्होंने कॉस्ट के आइटम जैसे स्टॉक वगैरह हैं, उनके स्टॉक की लिस्ट वगैरह जो भी हैं, रिकॉर्ड्स वगैरह स्टॉक के, वो सब भी रखे जाते हैं। ये सभी चीजें जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहलाती है। इतनी सिंपल सी बात है। अब इसको आप याद करें या कैसे भी करें, आपकी मर्जी है। आसान शब्दों में आपको करवा दिया, वही लिख कर आएंगे पेपर में, दिक्कत नहीं है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब पता होना चाहिए। नहीं पता होता, यूज तो करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता क्या है भैया, उसमें आप रिकॉर्डिंग करते हैं। क्या क्या चीजों की रिकॉर्डिंग करते हैं, ये पैसा आया, पैसा गया, इनकम हुआ, खर्चा हुआ, एसेट है, लाइबिलिटी है, और कॉस्ट रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन करने हैं जिनको, उनके लिए कॉस्ट रिकॉर्ड्स हैं। वो सब जो है एक साथ में जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहलाते हैं। ब्रांच ऑफिस क्या होता है, वैसे तो यहाँ पे लिखा नहीं है, डेफिनेशन में कुछ नहीं लिखा। कोई इस्टेब्लिशमेंट को ब्रांच ऑफिस बोलते हैं जैसा डिस्क्राइब किया है, मतलब जिस इस्टेब्लिशमेंट को बोला ये मेरी ब्रांच है वो ब्रांच ऑफिस है। बट अपने सेंस में आप सोचो यार, कोई पर्टिकुलर कंपनी है, अगर उसकी कोई छोटी यूनिट कहीं पे लगा दी है और उसे अलग से कंपनी नहीं बनाया है, एक ही कंपनी है एबीसी लिमिटेड, और उसने एक छोटी सी अपनी स्टैब्लिशमेंट अलग जगह पर खोल ली है, अलग अलग जगह पे अलग अलग स्टैब्लिशमेंट ऑफिस खोल लिए हैं, तो वो जो है ब्रांचेस कहलाते हैं। ऑथराइज कैपिटल आपने करी, कॉल्ड अप कैपिटल देख लेते हैं। ऑथराइज्ड में से पहले क्या होता है, इशू होता है, पहले इशूड कैपिटल आती है कि आपने जो है 10 लाख की आप कैपिटल इशू कर सकते हैं, 10 लाख शेयर्स। आप जो है अभी 2 लाख शेयर्स इशू करते हैं। उस 2 लाख में से आप कहते हैं कि भैया 10 रुपए का एक शेयर है तो मुझे पहले 5 रुपए जो है आप मुझे दे दो। तो 5 रुपए जो कैपिटल मंगवाई, या तो आप एक साथ मंगवा लो, 10 रुपए का शेयर है अब डायरेक्टली मंगा लो, ये आप धीरे धीरे मंगवा सकते हैं जब फ्रेश इशू करते हैं, जब नई शेयर कैपिटल इशू की जाती है नई कंपनी में। वरना आप तो अकाउंट्स में देखते हैं शेयर कैपिटल पहले से आ रही है, मैं बात कर रहा हूं नई कैपिटल की। तो अगर धीरे धीरे मंगाते हैं तो जितनी कैपिटल कॉल करिए कि भाई हमें दो, उसे कॉल्ड अप शेयर कैपिटल बोलते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर क्या होते हैं बताइए आप। ये दोनों ही जो हैं की मैनेजमेंट पर्सोनल होते हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए। यानी की मेंबर्स होते हैं कंपनी के, कंपनी को चलाने के की लोग होते हैं। सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट, और बताइए सर सुंदर पिचाई गूगल, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। हाँ जी। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन होते हैं, जो फाइनेंस का काम करते होंगे, है ना। जैसे सीईओ होता है कंपनी का, एक तरह से एग्जीक्यूटिव होता है कंपनी का बिजनेस के डिसीजन लेने के लिए। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो होता है वो कंपनी के जो रिकॉर्ड्स बनाने हैं, जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है उसको इंश्योर करने का एक तरह से हेड होता है। अब इसमें कोई भी आ सकता है, पर जनरली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, काफी हद तक होते हैं। कंपनी का मतलब आपको बताइए भाई, जो कंपनीज एक्ट में बनी है, प्रीवियस लॉ में बनी है, उसे कंपनी बोलते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या होती है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर क्या होते हैं। पिछले या पिछले से पिछले ये पॉइंट भी मैं डिस्कस कर चुका हूं। बात करते हैं कंट्रोल की। कंट्रोल किसे बोलते हैं समझाइए सर, कंट्रोल किसे बोलते हैं। ये एक इंसान है, हंसता खेलता इंसान है, बट इस इंसान की जो है शादी हो जाती है। तो शादी हो जाती है तो कैसे ड्राइंग बनेगी, पता नहीं क्या बनाया मैंने। शादी हो जाती है तो इसकी बीवी आ जाती है। बीवी कहती है जाओ मार्केट से सामान लेकर आओ, तो ये लेकर आता है। वाइफ जो है इसकी वो बोलती है खाना बनाओ, ये बनाता है। इसको बोलती है कपड़े धो, ये कपड़े धोता है।
इसे बोलती है मैं म्यूजिक लगा रही हूँ, अब डांस करके दिखाओ, ये डांस करता है बंदा। तो क्या ये बंदा अपने बीवी के कंट्रोल में है या नहीं, आप मुझे बताएंगे? हाँ जी है, क्योंकि ये इसके डायरेक्शन पर काम कर रहा है, इसलिए ये अपने बीवी के कंट्रोल में है बंदा। क्या एग्जाम्पल दिया है, क्लासिक एग्जाम्पल, दिल की बात खोल के रख दी, जो आप देखते हो सोसाइटी में वो आपने रख दिया सामने। क्या करें भाई, अब क्लास ऐसी होगी, फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज कर लिया मैंने अब। हाँ जी, रियलिस्टिक बातें करेंगे, जिंदगी की बातें करेंगे, पढ़ाई तो होती रहेगी। आपने देखा नहीं लगता है मेरा स्टाइल पढ़ाने का? मैं बात आपकी नॉर्मल जीवन की बात करता हूँ भाई, पढ़ाई उसमें हो जाती है ऑटोमेटिकली। कंट्रोल का मतलब होता है कि आप किसी पर जो है कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकते हैं, यानी जिस बंदे के पास जो है मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का राइट है एक तरह से, उसे बोला गया है कंट्रोल। जो मैनेजमेंट को कंट्रोल कर सकता है उसे कंट्रोल बोला गया है। जो पॉलिसी डिसीजंस एक्सरसाइजेबल बाय अ पर्सन और पर्संस एक्टिंग इंडिविजुअली इंक्लूडिंग बाय वर्च्यू ऑफ शेयर होल्डिंग और मैनेजमेंट राइट्स और शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट और वोटिंग एग्रीमेंट, मतलब कोई भी लोग हैं जिनके पास ये राइट है पॉलिसी बनाने का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का, वो जो है वो कंट्रोल है। इंक्लूसिव डेफिनेशन है, और चीजें भी इंक्लूड हो जाएगी जो कि हम आगे करेंगे। डिबेंचर क्या होता है भाई? डिबेंचर कुछ नहीं होता, कंपनी जो बाहर वालों से लोन लेती है उसको डिबेंचर बोलते हैं, बस उससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हालांकि जो है अलग अलग टाइप के डिबेंचर यहाँ लिख दिए, डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स, एनी अदर इंस्ट्रूमेंट्स एविडेंसिंग अ डेट, मतलब नामकरण अलग अलग हो गए। डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड अलग क्यों है सर? भाई उसका नाम बॉन्ड दे दिया जिस चीज को आप अपने एसेट पर सिक्योर करते हो, यानी अपने बॉन्ड इश्यू करा, पैसे लिए और उन्हें बोला कि भाई देखो हमारे जो एसेट है उसे हम गिरवी रख रहे हैं, सिक्योरिटी पे दे रहे हैं कि कल को हम पे नहीं कर पाए, हमारा एसेट बेचकर ले लेना, ये बोलते हैं, तो उसे बॉन्ड बोलते हैं। और जो डिबेंचर स्टॉक है वो डिबेंचर स्टॉक होता है जो जनरली जो है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो हैं वो बोलती है कि इसको हम इतनी रेटिंग देते हैं, ए प्लस जो भी है, ट्रिपल ए रेटिंग मिलती है, बट सिक्योर्ड नहीं होते वो किसी पर्टिकुलर फिजिकल एसेट पर, उसे डिबेंचर स्टॉक बोलते हैं। ये जनरली मैंने आपको अंदर की बात बताई है। हालांकि होते दोनों डेट इंस्ट्रूमेंट्स है, कंपनी लोन लेती है, बदले में इंटरेस्ट पे करती है, फिर बाद में एक टाइम के बाद ये पैसा भी दे देती है। डायरेक्टर का मतलब है जिससे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे वो डायरेक्टर होता है। डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है सर? डॉक्यूमेंट यार कुछ भी आपका नोटिस वोटिस आता है ना, डॉक्यूमेंट, उसे डॉक्यूमेंट बोलते हैं। कोई नोटिस, कोई रिक्वेजिशन, समझ गए आप, कोई रजिस्टर वगैरह, वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं। कोई डिक्लेरेशन, डॉक्यूमेंट्स है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन क्या होता है भाई? एम्प्लॉयज की नो हाउ मेहनत के लिए अगर उन्हें रिवॉर्ड दिया जाए शेयर की फॉर्म में, कि हम उन्हें जो है कंसेशनल शेयर दे दें, एक फिक्स्ड अमाउंट पर शेयर दे दें जो कि वो फ्यूचर में बाय कर सकते हैं अगर वो 2-3 साल कंपनी के साथ टिकते हैं, उसे जो है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन बोलते हैं। समझते हैं? इसका पूरा मैकेनिज्म आएगा तो हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल यही है कि हम एम्प्लॉय को कंसेशनल रेट पर फ्यूचर डेट पर, मतलब फ्यूचर डेट पे एक्सरसाइज कर सकते हैं। 100 रुपए का शेयर है, मैंने बोला 1 रुपए पर ले सकता है 3 साल के बाद, और 100 शेयर मैंने एम्प्लॉय को दे दिए, तो वो एक तरह से मैंने एम्प्लॉय स्टॉक का ऑप्शन दे दिया है। वो चाहे एक्सरसाइज करें चाहे ना करें। एक्सपर्ट कौन होता है सर? कंपनीज एक्ट में जहां एक्सपर्ट वर्ड आएगा, भाई जो एक्सपर्ट है वो एक्सपर्ट होता है, सीधी सीधी बात है। चाहे वो इंजीनियर हो, वैल्यूअर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कंपनी सेक्रेटरी हो, कॉस्ट अकाउंटेंट हो, या कोई भी पर्सन हो भाई जिसके पास पावर हो, अथॉरिटी हो सर्टिफिकेट वगैरह इशू करने की, तो वो सब एक्सपर्ट होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन रिलेशन टू अ कंपनी इंक्लूड्स, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है यार। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आता है? कोई पूछे तो भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड बहुत सुना है हमने, आता क्या है? कुछ नहीं आता भाई, देखने को तो बहुत मुश्किल लगेगा बट आता कुछ नहीं है उसमें। सिर्फ बैलेंस शीट P&L आता है भाई। बैलेंस शीट जो होता है वो साल के एंड में बनता है, उसमें एसेट और लाइबिलिटी आती है, और प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट बनती है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनता है, दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हैं। वो पूरे पीरियड का बनता है, समझ रहे हैं? 12 महीने का पीरियड होता है, उस पीरियड का बनता है। कितना सेल्स हुआ, कितना एक्सपेंस हुआ, और कितना नेट प्रॉफिट आ रहा है, नेट लॉस आ रहा है, उसका बनता है प्रॉफिट लॉस। साथ ही में जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनती है कि आपका जो है कैश कितना आ जा रहा है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपने सेल करा हो तो क्रेडिट पे भी कर सकते हो, वो भी आपकी सेल होगी, पर कैश फ्लो में सिर्फ कैश बेसिस वाली चीजें आती है, तो नॉन कैश की हटा देते हैं कि भैया कैश का कितना आउटफ्लो या इनफ्लो हुआ है ऑपरेशन से, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से, अलग अलग एक्टिविटी से जो आप अकाउंटेंसी या फाइनेंशियल मैनेजमेंट में करेंगे। और जो आपकी इक्विटी होती है
उसमें जो चेंज हुआ है, चेंजेस इन इक्विटी, उसकी एक स्टेटमेंट बनती है, पहले नहीं होती थी, अब आई है, ये आपके काफ़ी सालों से आ गई है। ये जो आपकी 4 चीज़ें हैं, ये आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, और उसके पीछे जो नोट्स वगैरह लगे होते हैं, एनेक्स्चर्स वगैरह, वो सब के सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक साथ में कहलाते हैं। यानी बैलेंस शीट साल के एंड पर, P&L पूरे साल का बनता है, साल के एंड पर पूरे साल की चीज़ें आती है उसमें। बैलेंस शीट में एक दिन की चीज़ें आती है, 31 मार्च जैसे हो गए, 31 मार्च को कितना एसेट कितना लाइबिलिटी है, ऑन अ पर्टिकुलर डे, ऑन अ पर्टिकुलर डेट। कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरे साल की बनती है, फाइनेंशियल ईयर की बनती है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पूरे साल की बनती है, और जो एनेक्स्चर्स वगैरह वो तो लगते ही हैं पीछे। तो ये सब लिखा हुआ है। हालांकि जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो आपको जाननी चाहिए, और वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर कोई 1% कंपनी है जिसमें एक ही मेंबर होता है, आगे पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन। स्मॉल कंपनी यानी छोटी कंपनी क्या होती है बाद में पढ़ेंगे। डोरमेंट कंपनी जिसमें ज़्यादा काम नहीं हो रहा है वो डोरमेंट कंपनी होती है। यह प्राइवेट कंपनी अगर वो एक स्टार्टअप है तो उन सभी को कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनानी होती। ये आप अपनी कॉपी में लिखेंगे नोट डाउन करके। प्लीज राइट इन योर कॉपी दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किनको कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनानी होती, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं शो करनी होती है, इन लोगों को नहीं करनी होती। अब जो है फाइनेंशियल ईयर का जो है मुद्दा आ गया सामने, जो कि एक बहुत इंटरेस्टिंग मुद्दा है, क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 से पहले फाइनेंशियल ईयर जो है वो 12 महीने का पीरियड होता था, चाहे आप कोई भी 12 महीने तय कर लें। इनकम टैक्स में जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो है फाइनेंशियल ईयर होता था, अभी भी होता है, जिसे हम प्रीवियस ईयर बोलते हैं। उसी के लाइन में लाने के लिए आपके कंपनीज एक्ट 2013 ने कहा कि फाइनेंशियल ईयर वही है जो 31 मार्च को एंड हो रहा है, 31 मार्च को एंड हो रहा है। बट अगर आपकी कंपनी 1 जनवरी या उसके बाद बनी है, किसी भी साल के 1 जनवरी उसके बाद बनी है, तो मार्च तो फिर आने ही वाला होगा 3 महीने में। उस केस में जो है अगला वाला जो मार्च आएगा वो उसका जो है पहला फाइनेंशियल ईयर माना जाएगा। और एक बार फाइनेंशियल ईयर बन गया उसके बाद तो 12 महीने का पीरियड लगी गया है, फिर तो हर साल जो है 31 मार्च को एंड होने वाला पीरियड आपका जो है फाइनेंशियल ईयर कहलाएगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च। पर कई बार ऐसा होता है कि जो कंपनी है या तो जो है हमारी यहाँ पर इंडिया में होल्डिंग कंपनी है या सब्सिडरी है या कोई एसोसिएट कंपनी है, सब्सिडरी एसोसिएट ऑफ अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। और होता क्या है, जो इंडिया के बाहर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है उसकी कुछ रिक्वायरमेंट होती है कि भाई हमें तो जो है पूरे ग्लोबली जो आपकी जितनी भी कंपनीज है उसकी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चाहिए। अब उसका ईयर हो सकता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, और आप कहेंगे हमें तो 1 अप्रैल से 31 मार्च ही फॉलो करना है, तो अब हम वो भी ईयर फॉलो करेंगे और साथ में हम फिर 1 जनवरी से 31 दिसंबर के भी फाइनेंशियल बनाएंगे, ताकि हमारी जो हेडर कंपनी है या हमारी सब्सिडरी जो भी है जिसको भी हमारे अकाउंट्स चाहिए इंडिया के बाहर कंसोलिडेट करने के लिए, उसके लिए अलग से अकाउंट्स बनाएंगे। तो अननेसेसरी डिफिकल्टी क्रिएट हो गई है। तो उन्हें जो है परमिशन दे दी है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है परमिशन दे सकती है कि वो जो अपना फाइनेंशियल ईयर है उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं, जो उनकी एसोसिएटेड सब्सिडरी होल्डिंग जो भी है इंडिया के बाहर है उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। फ्री रिजर्व की बात करते हैं। फ्री रिजर्व क्या होते हैं भाई, जहां भी वर्ड फ्री रिजर्व आएगा तो वहां पर जो ऑडिटेड बैलेंस शीट है, लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट, उसके हिसाब से नंबर आपको बताना है। और फ्री रिजर्व का मतलब होता है जिसे आप डिविडेंड के लिए फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हालांकि अगर आपने कोई रिवैल्यूएशन रिजर्व बनाया है, कोई नोशनल गेन बुक करा है, एसेट को बढ़ाया, लाइबिलिटी को कम किया और उसका दूसरा इंपैक्ट एक रिजर्व में डाल दिया, वो वाले रिजर्व आपके फ्री रिजर्व नहीं होते हैं सर। फ्री रिजर्व का मतलब है जिसे आप डिविडेंड के लिए फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जैसे कि आपका जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस अगर कैरी डाउन करते हैं तो P&L एप्रोप्रिएशन बनता है ना, कैरी डाउन करते हैं उसकी बात कर रहा हूं, वो फ्री रिजर्व होते हैं। अगला जो है आपका गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन आ रही है, जो सबको पता होनी चाहिए। बार बार बात करते हैं गवर्नमेंट कंपनी कौन सी होती है भाई, गवर्नमेंट कंपनी में काम करता है मेरा लड़का, मेरा नहीं यार, मतलब लोग कहते हैं ना मेरा लड़का, मेरा बंदा, मेरा भांजा, मेरा पोता, पोते तक पहुंच गया मैं, मेरा दोस्त, मेरा भाई गवर्नमेंट कंपनी में काम करता है। तो गवर्नमेंट कंपनी कौन सी कंपनी होती है भाई, हमें भी तो बताओ। ये लो भाई, जान लो आप। एक लड़की जो है कंपनी सेक्रेटरी बन चुकी, उसे मैंने कहा मुझे कंपनी लॉ के MCQ बना कर दो, मैं पेमेंट करूंगा आपको। बहुत अच्छी खासी मैंने पेमेंट करी, MCQ आया, चेक करा, गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन में ऑप्शन में लिखा था, ऑप्शन में नॉट लेस देन 51% था ही नहीं ऑप्शन, उसमें ग्रेटर देन 50% था। मैंने कहा ये तो गलत लिख दिया आपने, ग्रेटर देन 50% नहीं आना था ऑप्शन में,
नॉट लेस देन 50% होना चाहिए कम से कम एक ऑप्शन, क्योंकि हमें टिक लगाना होगा। MCQ जो बनवाए थे उसे करेक्ट करवाया, सारी चीज़ें रिव्यू करी। अब मैं उसके पास गया तो मैंने कहा भाई देखो नॉट लेस देन 51% आना चाहिए, और आपने जो है लिखा है ग्रेटर देन 50%। उसने कहा एक ही तो बात है। मैंने कहा एक बात नहीं है, यही तो बात है ना सर, आप चीज़ों को गलत पढ़ लेते हैं। नॉट लेस देन 51% का मतलब है कि 51% या उससे ज़्यादा, और ग्रेटर देन 50% का मतलब है 50.1% भी आएगा उसमें, पर वो 51% से तो कम है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, और पेड अप शेयर कैपिटल कॉल्ड अप नहीं, कॉल्ड अप के बाद जो पेड अप शेयर कैपिटल है, जो पैसे आ गए कंपनी में रिसीव हो गए हैं, उसमें से बात कर रहे हैं। उस हिस्से में से जो रिसीव हो गए हैं पैसे शेयर कैपिटल के कंपनी के पास, उस पैसे में से जो है 51% या उससे ज्यादा, या नॉट लेस देन 51%, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने होल्ड किए हुए हैं, या फिर किसी एक स्टेट गवर्नमेंट ने, या फिर बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने मिलकर, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने थोड़े से शेयर लिए हुए हैं, थोड़े से स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट्स ने लिए हुए हैं। भाई स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट तो एक ही होती है। यानी कुल मिलाकर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट मिलकर अगर 51% या उससे ज़्यादा की होल्डिंग रख लेते हैं किसी कंपनी में, तो वो जो है हमारी गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। और गवर्नमेंट कंपनी की जो सब्सिडरी कंपनी होती है वो भी गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। अब सब्सिडरी कंपनी क्या होती है वो एस पर आएगा शायद, सब्सिडरी कंपनी किसे बोलते हैं, पर जो सब्सिडरी होती है वो भी जो है गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी, वो भी गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। एग्जाम्पल देखिएगा, एक्स इज अ कंपनी इन विच 50% ऑफ द शेयर होल्डिंग इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। एक्स इज नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी एज देर इज नो कंप्लायंस ऑफ मिनिमम होल्डिंग पेड अप शेयर कैपिटल, यानी 51% होना चाहिए। आ गया ना पॉइंट? हाँ जी आ गया। होल्डिंग कंपनी क्या होती है? मतलब जिसका नामकरण हमने लिख दिया है कि जो सब्सिडरी में होल्डिंग रखती है, मेजॉरिटी होल्डिंग, उसे होल्डिंग कंपनी बोलते हैं। तो इसके लिए जानना जरूरी है सब्सिडरी क्या होती है, क्योंकि होल्डिंग जो है सब्सिडरी के रिलेशन में होल्डिंग कंपनी आएगी कि भाई ये मेरी सब्सिडरी कंपनी है। सब्सिडरी की डेफिनेशन पता है तो मैं होल्डिंग कंपनी हो जाऊंगा। यहां पर ये बात लिखी है। इशूड कैपिटल तो मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं स्टार्टिंग में। ऑथराइज्ड में से आप कुछ ही इशू करते हैं, 2 लाख की कैपिटल इशू करी थी, उसमें से कुछ कॉल्ड अप करते हैं तो पैसे कुछ आते हैं, उसे पेड अप शेयर कैपिटल बोलते हैं। की मैनेजमेंट पर्सोनल, जगह जगह पर वर्ड आएगा, के एम पी, अपने टैक्स में भी आता है, इनकम टैक्स में भी आता है की मैनेजमेंट पर्सोनल। उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी भी कराते हैं, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी बोलते हैं। तो ये की मैनेजरियल पर्सनल होते कौन है? पर्सनल मतलब एम्प्लॉय, बंदे। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर। ये मैनेजर वो वाला बिल्कुल भी मैनेजर मत समझ लेना भाई, जो आप बोलते हैं इस कंपनी में, इस ब्रांच में मैनेजर है, मेरे अंकल मैनेजर हैं, वो मैनेजर नहीं है। ये मैनेजर कंपनी वाला मैनेजर है, कंपनीज एक्ट में। उसका मतलब एक तरह से वो टॉप लेवल का बंदा होता है। अगर आएगा तो हम सीखेंगे क्या होता है अगर डेफिनेशन में आएगा, बट टॉप लेवल का बंदा होता है। जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर वैसे मैनेजर, वैसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। कंपनी सेक्रेटरी, बहुत सारी कंपनी को कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना होता है, मैंडेटरी, एक सबको नहीं, कुछ को करना होता है, पढ़ेंगे किसको करना होता है। कंपनी सेक्रेटरी, होल टाइम डायरेक्टर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और अदर सच ऑफिसर, जो कि डायरेक्टर से ज़्यादा से ज़्यादा एक लेवल ही नीचे हो, उससे ज़्यादा नीचे ना हो, और बहुत सारे वो काम करता हो। समझ रहे हैं आप? होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में हो और बोर्ड ने उसको की मैनेजमेंट पर्सोनल बनाया हो। यही डेफिनेशन है। लास्ट वाला पॉइंट इग्नोर कर दो। सच अदर ऑफिसर एज मे प्रिस्क्राइब्ड, हाउएवर टिल नाउ नो अदर ऑफिसर हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड। तो पहले ही आपको 3, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट करने हैं, 6ठा पॉइंट नहीं करना है। लिस्टेड कंपनी क्या होती है सर, कोई बता दे हमें? तो लिस्टेड कंपनी होती है जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, उसे लिस्टेड कंपनी बोलते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पर, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनी को लिस्टेड कंपनी बोलते हैं। मतलब स्टॉक एक्सचेंज पे जो कंपनी लिस्टेड होती है, जिसके शेयर का भाव ऊपर नीचे गिरता है, लोग खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं उसके शेयर को, वो कंपनी जो है लिस्टेड कंपनी होती है। मेंबर कौन होते हैं सर, ये बता दो हमें। मेंबर सिर्फ एक ही बंदा होता है जिसका रजिस्टर ऑफ मेंबर में नाम आ रहा होता है, और बाकी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब चाहे वो कंपनी खुलने से पहले कंपनी का एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनता है, जो हम आगे पढ़ेंगे, चाहे उस मेमोरेंडम में उसका नाम लिखा हो कंपनी खुलने से पहले, या फिर कंपनी खुलने के बाद जो है उसने राइटिंग में दिया हो और जो है उसका नाम मेंबर ऑफ रजिस्टर में एंटर किया हो,
या फिर जो आप शेयर का जैसे ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें जो है जो डिपॉजिटरी होता है वो अपने नाम पर, उसमें जो है रजिस्टर्ड ओनर कोई और होता है। बहुत सारे लोग जो है रोज शेयर खरीदते बेचते हैं, तो क्या कंपनीज अपना जो है मेंबर का रजिस्टर रोज चेंज करती रहती है कि? दी आंसर इज नो। वो स्टॉक एक्सचेंज पर जो आप ट्रेडिंग करते हैं, शेयर को रोज खरीदते बेचते हैं, ओनरशिप चेंज होती है, तो वो आपका नाम जो है डिपॉजिटरी अपने उसमें लिख देता है, बेनिफिशियल ओनर इस शेयर का कौन है। हालांकि आपके बिहाफ पर कोई और ही एक्चुअली में शेयर खरीदता बेचता है उस कंपनी के। रजिस्टर्ड ओनर कोई और होता है बट एक्चुअली में बेनिफिशियल ओनर आप ही होते हैं। तो उस केस में भले ही मेंबर ऑफ रजिस्टर में आपका नाम ना आ रहा हो, पर अगर डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड्स में आ रहा है तो भी आप जो है मेंबर माने जाएंगे। अच्छा, यहीं पर आगे मेमोरेंडम क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है कंपनीज एक्ट में, वो यहां नहीं बताया, वो अगले चैप्टर में आएगा तब आप जान पाएंगे। नेटवर्थ को देखते हैं। नेटवर्थ का मीनिंग आपको पता होना ही चाहिए। नेटवर्थ क्या होती है? लोग पूछते हैं, अकाउंटेंसी में पूछते हैं, अरे कंपनीज एक्ट में देखो नेटवर्थ क्या होती है। अगर कंपनियों के रेफरेंस में बात करी जा रही है तो नेटवर्थ का मतलब होता है पेड अप शेयर कैपिटल। लाइबिलिटी वाली साइड की बात कर रहा हूं। सभी प्रकार के रिजर्व जो प्रॉफिट से क्रिएट करे हैं, प्रॉफिट आया, नेट प्रॉफिट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डाला, वहां से कुछ पैसा अलग अलग रिजर्व में डाल दिया कि भाई इस पैसे को हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज नहीं करेंगे, रख लेते हैं अलग से साइड में, किसी काम के लिए यूज करेंगे। तो अगर आपने वहां ब्लॉक कर लिए फंड प्रॉफिट जनरेट करके, तो डेफिनेटली आप उसे कैश में नहीं निकालेंगे। ये तरीका होता है। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट जो है वो भी आता है, एंड डेबिट और क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट भी आता है। अब लॉस है तो एडजस्ट हो जाएगा, गेन है तो भी एडिशन हो जाएगी। तो यानी लाइबिलिटी साइड में पेड अप शेयर कैपिटल और सारे आपके रिजर्व जो प्रॉफिट से क्रिएट करे गए हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट और पीएनएल का जो बैलेंस है, वो सभी का सब आपका नेटवर्थ कहलाता है टोटालिटी में। पर उसमें से आप माइनस करेंगे, डिडक्ट कर देंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे जो एक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं, डेफर्ड एक्सपेंडिचर हैं। ऐसा एक्सपेंडिचर जो कर तो लिया है बट आप सोच रहे हैं उससे फायदा मुझे फ्यूचर में मिलेगा, तो आप उसको फ्यूचर में ही उसको खर्चा रिकॉर्ड करेंगे। अभी आपने उसको एसेट बनाया हुआ है तो नेट वर्थ में उसको पार्ट नहीं बनाएंगे। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अगर राइट ऑफ नहीं करा है तो उसको आप नेट वर्थ का पार्ट नहीं बनाएंगे, अपने उस रिजर्व सरप्लस से माइनस कर देंगे। ये जो है ना, ये नेटवर्थ में आता है और उसमें जो है रिवैल्यूएशन रिजर्व वगैरह नहीं आता, डेप्रिसिएशन अमलगमेशन का जो राइट बैक है वो भी नहीं आता है। क्योंकि रिवैल्यूएशन तो एक दिमाग का कॉन्सेप्ट है कि आज आप एसेट लेकर आए, ये पेन लेकर आए आप 100 रुपए का, आप कल कहते हैं इसकी वैल्यू 150 रुपए है, तो आप इसकी वैल्यू 150 कर देंगे तो एसेट बढ़ गया। और लाइबिलिटी साइड में आपने रिवैल्यूएशन रिजर्व 50 रुपए का क्रिएट कर दिया, तो क्या एक्चुअली में इसकी वैल्यू पैसे 50 रुपए आ गए? नहीं आए, 50 रुपए नहीं आए आपके पास। ऑफिसर की बात करते हैं। इंक्लूड्स एनी डायरेक्टर, मैनेजर और की मैनेजमेंट पर्सोनेल और एनी पर्सन इन अकॉर्डेंस विथ हुज डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एनी और मोर ऑफ द डायरेक्टर्स इज और आर अकस्टम्ड टू एक्ट। वो ऑफिसर है, उसके पास पावर है, जिसके डायरेक्शन पर जो है ये सारे लोग काम कर सकते हैं, उसे ऑफिसर बोला गया है। ऑफिसर इन डिफॉल्ट क्या होता है कि आपको पता है क्या? लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, लास्ट पार्ट कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 60 आ रहा है, लास्ट है आज का। बहुत सारे कंपनीज एक्ट में ऐसे प्रोविजन आएंगे जहां पर ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट, मतलब जिसपे जो है लाइबल हो सकता है, जिसपे फाइन लगाया जा सकता है, जेल भी जाना पड़ सकता है, जेल जाना पड़ सकता है, इम्प्रिजनमेंट करी जा सकती है। वो कौन कौन से लोग हो सकते हैं? तो वो आपके होल टाइम डायरेक्टर, की मैनेजमेंट पर्सोनल। जहां पर की मैनेजमेंट पर्सोनल नहीं है तो वो डायरेक्टर जिनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये सौंपा है काम, और जहां पर कोई भी डायरेक्टर को नहीं सौंपा काम तो वहां पर सारे के सारे डायरेक्टर्स। अगर किसी डायरेक्टर को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी है, की मैनेजमेंट पर्सोनल नहीं बनाया है किसी को, तो सभी के सब डायरेक्टर्स। जो पर्सन डायरेक्टर की इमीडिएट अथॉरिटी में है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सब कुछ देखना कि प्रॉपर फाइलिंग हो, मेंटेनेंस हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो अकाउंट्स रिकॉर्ड्स के, इमीडिएटली बिलो डायरेक्टर, बहुत ज़्यादा लोअर लेवल पे नहीं जाएंगे, इमीडिएटली बिलो डायरेक्टर्स, और वो अपनी ड्यूटी को नहीं निभाता है तो वो भी क्या हो जाएगा? डिफॉल्टर हो जाएगा। अब पर्सन जिसके डायरेक्शन पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है एक्ट करते हैं, एवरी डायरेक्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कॉन्ट्रवेंशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, मतलब कोई भी डायरेक्टर जिसको ये सारी इंफॉर्मेशन पता थी या फिर उसकी कंसेंट से करी गई है और उसने एक्शन नहीं लिया, पता थी एक्शन नहीं लिया, कंसेंट से करी गई है, उसने मर्जी दी है, अपनी सहमति दी है और कुछ गलत काम किया गया है, वो भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट कहलाएगा। और जहां पर शेयर का इशू वगैरह किया जाता है
ट्रांसफ़र करे जाते हैं शेयर ऑफ अ कंपनी के, तो जो उसके एजेंट्स होते हैं वो भी कई बार गलत काम करते हैं, मर्चेंट बैंकर्स भी गलत काम करते हैं, वो भी डेफिनेशन में आएंगे, वो भी लायबल हो सकते हैं अगर वो गलत काम करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ लिखा हुआ है कि एक कंपनी ने जो है डिफ़ॉल्ट करा है शेयर्स के अलॉटमेंट में बाय द ऑफिसर, ऑफिसर ने किया गया है, हालांकि वहाँ कोई मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है, कोई होल टाइम डायरेक्टर नहीं है, कोई मैनेजर नहीं है, सेक्रेटरी नहीं है, पर्सन चार्ज बाय बोर्ड भी नहीं है ऐसा कोई, तो कौन लायबल होगा? तो उस केस में सभी डायरेक्टर्स लायबल होंगे सर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्पल में दिया, हो सकता है पेपर में आ जाए, ऑप्शन में आ जाए। बस यहीं तक करेंगे। अगर वैसे देखना है तो 1% कंपनी में जो है एक ही बंदा मेंबर होता है, उसको 1% कंपनी बोलते हैं। और ऑर्डिनरी और स्पेशल रेजोल्यूशन कुछ नहीं होता, वो तो हम आने वाले चैप्टर्स में करेंगे ही। पर रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि आपने कोई डिसीजन पास करा, उसी को बोलते हैं। भाई मैंने आपसे 60 तक का प्रॉमिस किया था, थोड़ा बहुत और करवा रहा हूँ, कर लेते हैं यार, जितना निपटता है निपटा लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में तो कंप्लीट हो ही जाना है चैप्टर 1। और अगर ऐसी स्पीड से चलूंगा तो मुझे तो लगता है भैया आने वाली 20-30 क्लास में जो है पूरा कंपनी लॉ खत्म हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। अगर ऐसे करा जाए तो जैसे 20 पेज जो है 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। तो हमने देखा था कितने पेजेस थे, करीब 400 थे, कितने थे, तो 20 या 30-40 क्लास में पूरा कंपनीज एक्ट हो जाएगा। रेजोल्यूशन का मतलब आपने कोई डिसीजन पास करा, तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होता है कि जहां पर 50% से ज़्यादा वोट उस डिसीजन के फेवर में होते हैं, और स्पेशल रेजोल्यूशन होता है जहां पर कम से कम 75% से ज़्यादा वोट उस पर्टिकुलर डिसीजन के फेवर में होते हैं। तो आपके कंपनीज एक्ट में 2 रेजोल्यूशन इसलिए बनाए हैं क्योंकि कुछ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं जहां पर बोला गया है कि अगर सिर्फ 50% मेंबर्स एग्री करेंगे, उनके जो वोटिंग पावर है 50% से ज़्यादा बंदे एग्री करेंगे तो काम नहीं चलेगा, 75% से ज़्यादा बंदे एग्री करेंगे तब उसे हम पास कर सकते हैं, वो वाला डिसीजन ले सकते हैं। ऐसे कुछ मुद्दे बनाए गए हैं जिसे हम बाद में करेंगे, अभी नहीं कर रहे। पेड अप शेयर कैपिटल में आपको बता ही चुका भैया, जो एक्चुअली में पैसा कंपनी को मिल जाता है उसे पेड अप शेयर कैपिटल बोलते हैं। पोस्टल बैलेट एक फैसिलिटी होती है, जब वोटिंग वगैरह करते हैं तो जनरली ज़रूरी नहीं सब लोग वहाँ पर जाएं और वोट करें, तो इसलिए पोस्टल बैलेट का एक तरह से एक मैकेनिज्म है। आप लोग जो है जो मेंबर्स होते हैं, डायरेक्टर्स हैं, जब भी डिसीजन लेना होता है पोस्टल बैलेट के थ्रू भी डिसीजन कई किए जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी किए जा सकते हैं, वो भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो यहाँ तक कि हमने डिस्कशन कर ली। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको प्राइवेट कंपनी क्या होती है, प्रमोटर कौन होता है, पब्लिक कंपनी जो आएगा तो पब्लिक कंपनी क्या होती है, ये सब चीज़ें मैं आपको कराऊंगा। रिलेटिव क्या होता है, स्मॉल कंपनी किसे बोलते हैं, एक्चुअली में स्मॉल कंपनी आज आया था तो उसका डिस्कशन हम करेंगे। और ये छोटी मोटी चीज़ें, टर्नओवर क्या है, अनलिमिटेड कंपनी क्या है, वोटिंग राइट्स क्या है, और आपका चैप्टर जो है नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे। इसकी कोई एक्सरसाइज गिवन नहीं है। चैप्टर 1 हो गया, फिर चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, और चैप्टर 2 हो गया तो उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ मैं कौन से चैप्टर आपको करवाने वाला हूँ। बुक मेरे पास भी रखी हुई है यार, एक बार देख लेता हूँ। हाँ, तो चैप्टर 1 के बाद मैं आपको जो है चैप्टर 2 तो कराऊंगा ही, जो इनकॉर्पोरेशन है, मेमोरेंडम क्या है, आर्टिकल क्या है, कंपनी कैसे खुलवानी होती है, क्या प्रोसीजर होते हैं, है ना, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, वो सब चीज़ें जो है हम देखेंगे। और फिर मैं आपको जो है कंपनी जिसको लिस्ट करवाना होता है तो उसका एक प्रक्रिया होती है, प्रोस्पेक्टस को इशू करना, इन्फॉर्म करना शेयर होल्डर्स को, जो प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स होने वाले हैं आपकी कंपनी के, पब्लिक इशू निकालना, वो चीज़ मैं नहीं करा रहा अभी। उसके बाद जो है शेयर कैपिटल डिबेंचर इशू करते हैं आप, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस करते हैं, तो शेयर कैपिटल और डिबेंचर इशू करते हैं, वो भी मैं आपको नहीं करा रहा। मैं आपको कराऊंगा कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, वहां से लेकर इनकॉर्पोरेशन के बाद कंपनी खुल गई, उसके बाद कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, पब्लिक से पैसा लेती है, चार्ज क्रिएट करती है अपने एसेट पर, उसकी जो मैनेजमेंट वगैरह है, वो डिविडेंड डिक्लेयर कैसे करना होता है, कंपनी के अकाउंट्स क्या मेंटेन करने होते हैं, ऑडिट कैसे करवाना होता है, वो पूरा लाइन में आपको करा दूंगा। फिर जो है प्रोस्पेक्टस इशू कैसे करते हैं, शेयर कैपिटल डिबेंचर क्या होता है, वो एंड में करवाकर आपका पूरा कंपनी लॉ कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपका जो भी फीडबैक है, आप जो एप्लीकेशन है उस पर दे सकते हैं फीडबैक। लर्नजब की जो एप्लीकेशन आ रही है गूगल प्ले स्टोर पर, उस पर आप रिव्यू दे सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं सही पढ़ा रहा हूँ तो। इंप्रूवमेंट है, आपको लगता है और बेटर चाहिए तो आप मुझे बताइए क्या आपको बेटर चाहिए, हम आपको बिल्कुल देने की कोशिश करेंगे। बेस्ट क्वालिटी इन इंडिया, इस एम के साथ काम कर रहे हैं, मिनिमम प्राइस में, वो भी मिनिमम प्राइस में, इस एम के साथ काम कर रहे हैं भैया, हमारी कॉस्ट निकल जाए और हमारे स्टूडेंट्स जो है पास हो जाए, उनको एक राइट डायरेक्शन मिले, स्टडी मटेरियल कवर हो, सारी की सारी चीज़ें हम करें, उसके साथ काम कर रहे हैं सर। तो ठीक है, मुझे बताइएगा आप जो भी चीज़ें हैं। मिलते हैं फिर आपका नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।